फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव्स, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अभी देखिए, जो मेन ऑब्जेक्शन थे बोर्स मॉडल के लिए वो रिगार्डिंग थे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखते हैं ये क्या है। देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, ऐसा बोर्स ने बताया था। और साथ ही साथ उसने बताया था कि जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की उसको डिटरमाइन करना थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। अब ये जो डिफिकल्टीज है इनको सॉल्व किया था लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में। उसने सजेस्ट किया था कि जो मटेरियल पार्टिकल्स है वो मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि हर एक जो पार्टिकल रहेगा, ईच पार्टिकल हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब 2 नेचर रहेंगे एक पार्टिकल में, उसको बोलेंगे हम लोग पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अभी ये जो वेव होती है ये वेव होती है डी ब्रॉगली की मैटर वेव। ऐसा उसने नाम दिया कि जो वेव रहेगी पार्टिकल के लिए उसका नाम रहेगा डी ब्रॉगली की मैटर वेव। अभी देखिए, जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आइंस्टाइन का, दैट इज E=mc²। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है कि जो एनर्जी रहेगी फोटोन की, फोटोन मतलब वेव, लाइट वेव, वो उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और फार्मूला बनता है E=hν। अभी पार्टिकल तो सेम है इस केस में भी और इस केस में भी। इसका मतलब जो 2 एनर्जीज रहेगी, टोटल एनर्जीज, वो दोनों एनर्जीज सेम रहेगी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कंबाइन करके mc²= hν। ये हो गया नया इक्वेशन। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, देखिए कैसे। जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है न्यू होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, दैट इज μ=c/λ। अभी जो इक्वेशन था mc²= hν, वहां पे न्यू की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे c/λ। अभी देखिए, दोनों साइड में c कॉमन है, यानी कि c कैंसिल हो जाएगा। इस साइड में बचेगा m/c और अपोजिट साइड में बचेगा h/λ। अभी यहाँ पर हम इंटरेस्टेड है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने में। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी h/m/c। लेकिन यहाँ पर जो c लिखा है वो लिखा है लाइट की वेलोसिटी के लिए। हियर c कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमको सिर्फ c को रिप्लेस करना है v से। v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नया इक्वेशन बनेगा λ=h/mv। देखिए, अब यहाँ पर जो m/v होता है वो होता है मोमेंटम, दैट इज λ=h/p। ये होता है इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। इससे हम किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल इक्वेशन। सिर्फ उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोमेंटम के लिए 2 चीजें, मास इनटू वेलोसिटी। अभी इस इक्वेशन से हम लोग नोट कर सकते हैं कि जो इक्वेशन है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि वेवलेंथ ऊपर थी लेकिन मास नीचे था। फॉर लार्ज, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। देखिए, लार्ज साइज मतलब मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक के लिए मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देयर मास इज सो लार्ज दैट द वेवलेंथ बिकम्स टू स्मॉल। देखिए, जितना बड़ा पार्टिकल रहेगा उतनी ही उसकी वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो लार्जर पार्टिकल्स है, लार्जर पार्टिकल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नहीं दिखा सकते। हाउएवर, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो उनका जो मास रहेगा वो मास रहेगा निग्लिजिबल, एंड सो वेवलेंथ बिकम्स सिग्निफिकेंट। अभी देखिए, यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, बड़ा पार्टिकल रहेगा तो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन जितना छोटा पार्टिकल रखेंगे उतनी ही उसकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। λ=h/mv और λ=h/p। अभी जो उसने एक्सपेरिमेंट का डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस बोला था उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होना बाकी था, जो किया था डेविसन और जर्मर ने। तो उन्होंने कंबाइन मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट देखिए कैसे किया था। उन्होंने एक हीटेड फिलामेंट लिया। हीटेड फिलामेंट मतलब कोई भी मेटल रह सकता है, वो मेटल का तार लिया, उसको हीट किया वोल्टेज देकर, और उसको एक्सेलरेटिंग एनोड से गुजारा। अभी देखिए, हीटेड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, जिनको स्पीड बढ़ाई जाएगी एनोड से, और उसका जो इलेक्ट्रॉन बीम है निकेल टारगेट के ऊपर, निकेल क्रिस्टल के ऊपर कोलैप्स होगा।
अभी जैसे वो कोलाइड होगा उस जगह पर, वहां से वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के बीम। अभी ये डिफ्रैक्शन हम लोग एक मूवेबल डिटेक्टर से मेजर कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का बीम मिला है, उसको स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाने के बाद वो निकल टारगेट के ऊपर कोलाइड हुए, वहां से वो डिफ्रैक्ट हुए अलग अलग डायरेक्शन में, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं मूवेबल डिटेक्टर से। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर वो पार्टिकल है तो उसको हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं वोल्टेज देकर, लेकिन अगर वो वेव है तो उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। थीटा जो एंगल यहाँ पे लिखा है वो थीटा हम लोग मेजर कर सकते हैं। दो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व है वो ऐसे है, अ शार्प बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटेड फिलामेंट। देखिए पहले ही बोला था मैंने, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन का बीम हमने ऑब्टेन किया है कहाँ से, हीटेड फिलामेंट से, विच इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी स्पीड बढ़ाई है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और उसके बाद वो इंसिडेंट होगा निकेल के क्रिस्टल के ऊपर। एंड इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स was determined at different angles using डिटेक्टर। अभी क्या किया हमने, जो निकेल का क्रिस्टल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो इंसिडेंट होने के बाद उसकी हम लोग इंटेंसिटी मेजर करें अलग अलग एंगल्स पे। डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मेजर करना है, यानी कि थीटा मेजर करना है सीधे सीधे। इनिशियली एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज केप्ट कांस्टेंट। देखिए पोटेंशियल मतलब v इज केप्ट कांस्टेंट एंड एंगल ऑफ डिटेक्टर मतलब थीटा हमने मेजर किया। देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट रखा, एंगल ऑफ डिटेक्टर थीटा मेजर किया, थीटा अलग अलग चेंज किया। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। देखिए जो थीटा मिला वो मिला 50 डिग्री, जहां पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है। कब, जब हमने पोटेंशियल कांस्टेंट रखा। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल और एंगल। यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, एंगल चेंज किया, एंगल मिला 50 डिग्री मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। अभी क्या करेंगे, दिस वैल्यू ऑफ एंगल थीटा वाज पुट इन ब्रैग्स इक्वेशन। जो ब्रैग्स इक्वेशन था 2t sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट की है, जो वैल्यू है लैम्डा की वाज फाउंड टू बी 1.65 एंगस्ट्रॉम फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ थीटा मेजर किया, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। तो वो हमको वैल्यू मिली 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ है। अभी देखिए देन द एंगल वाज केप्ट कांस्टेंट। अभी देखिए थीटा कांस्टेंट कर दिया एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाज वैरिड फ्रॉम 40 वोल्ट टू 68 वोल्ट। क्या किया है अभी यहाँ पर, एंगल को कांस्टेंट रख दिया और 40 से लेके 68 वोल्ट तक हमने उसको वोल्टेज को चेंज किया। ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो ऑब्टेन्ड हुई 54 वोल्ट पे। अभी यहाँ पे हमको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके पहले हमने देखा है जो एंगल मिला था 50 डिग्री मिला था, यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला, 54 वोल्ट्स मिला है। अभी इस केस में क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन चेंज कर देंगे। इक्वेशन मिलता है हमको मोमेंटम का, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ई इंटू वी इंटू एम। अभी इस इक्वेशन में अगर हम वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको जो डी ब्रोगली का इक्वेशन सॉल्व करने में मदद मिलेगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। यहाँ पे P की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर ली और लैम्डा कैलकुलेट किया तो वो मिला 1.66 एंगस्ट्रॉम। अभी ये जो है ये वेवलेंथ निकाली पार्टिकल के लिए, इसके पहले जो वेवलेंथ निकाली थी 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये निकाली थी वेव के लिए। अभी ये दोनों वैल्यूज देखिए, ये मिली 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये मिली 1.66 एंगस्ट्रॉम। Since the two values agree with each other, de Broglie hypothesis is experimentally verified. अभी देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है। देखिए जो कैलकुलेशन बेस्ड थे बोर्स मॉडल के ऊपर, उसको कैरी आउट तभी कर सकते थे जब हम दो चीजें, पोजीशन और वेलोसिटी जो है किसी इलेक्ट्रॉन की, वो एक्यूरेटली मेजर कर पाए। लेकिन 1927 में हाइजेनबर्ग ने शो किया कि वहां पे एक फंडामेंटल लिमिट रहेगी, एक क्रिटिकल लिमिट रह जाएगी, लिमिट टू द एक्यूरेसी विद विच सर्टेन फिजिकल मेजरमेंट्स में बी मेड साइमल्टेनियसली। यानी उसने ऐसा बोला कि अगर कोई फिजिकल मेजरमेंट अगर हम लोग साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक लिमिट रह जाएगी। लिमिट मतलब वहां पे एक्यूरेसी हम दो चीजों में कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। This limitation applies to many combinations of dynamical variables such as position, time, energy, velocity, angular momentum, etc. इसका मतलब यह होता है कि अगर हम लोग कोई दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करते हैं, इनमें से कुछ भी, तो हम
उनको साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंटली इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेजनबर्ग पुट फॉरवर्ड प्रिंसिपल विच इज नोन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी देखते हैं ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी। देखिए क्या बोला है, पोजीशन तो मेजर करना ही करना है, लेकिन साथ में एक तो हमको मोमेंटम मेजर करना पड़ेगा या फिर उसकी वेलोसिटी मेजर करनी पड़ेगी ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। साइमल्टेनियसली हम कभी उनकी मेजर नहीं कर पाएंगे वैल्यूज, किसके साथ, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ या फिर सर्टेनिटी के साथ। देखिए मैथमेटिकली उसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। अब यहाँ पर उसने वेलोसिटी नहीं बोला, यहाँ पर बोला है मोमेंटम। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। उसने प्रोडक्ट की बात की है अनसर्टेनिटी में। अभी यहाँ पे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू नहीं मेजर कर रहे, हम उसमें जो एक्यूरेट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अनसर्टेनिटी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1,00,000 रुपए गिनने को दिए हैं, तो अगर हमने उसमें 99,990 मेजर कर लिए, तो इसका मतलब दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, उसी को हम लोग बोलेंगे अनसर्टेनिटी। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 जहां पर x मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड p मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यहाँ पे डेल्टा x लिखना है, डेल्टा p लिखना है, और h मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इंडिकेट करता है कि जो प्रोडक्ट रहेगा डेल्टा x का और डेल्टा p का, ये एक तो ज्यादा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा h/2 के। इसका मतलब ये होता है अगर पोजीशन डिटरमाइन करेंगे एग्जैक्टली, पोजीशन मतलब x, डेल्टा x की वैल्यू कम हो जाएगी, डेल्टा x विल डिक्रीज, लेकिन उसी के साथ डेल्टा p विल इंक्रीज, और वाइस वर्सा बोलेंगे तो इफ मोमेंटम इज मेजर्ड एग्जैक्टली देयर विल बी लार्ज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यानी कि अगर एक की वैल्यू हम एक्यूरेसी के साथ मेजर करने जाएंगे तो दूसरे की वैल्यू में ऑटोमेटिकली अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। द रीजन बिहाइंड दिस अनसर्टेनिटी कैन बी अंडरस्टूड इफ वी कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। देखिए डायग्राम में, इट इज नोन दैट फॉर लोकेटिंग एनी ऑब्जेक्ट इट इज नेसेसरी दैट लाइट फोटोन शुड स्ट्राइक दैट ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी चीज को हमको देखना है तो उसके ऊपर क्या गिरना चाहिए, लाइट गिरना चाहिए, एंड एंटर द ऑब्जर्विंग डिवाइस, और लाइट उस चीज के ऊपर गिरने के बाद ऑब्जर्विंग डिवाइस में वापस आना चाहिए। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ अ फोटोन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन गेट रिकॉइल्ड। देखिए फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं वो रिकॉइल हो जाते हैं, उनकी डायरेक्शन या पोजीशन चेंज हो जाती है एंड वेलोसिटी चेंजेस। देखिए रिकॉइल हो गया वो पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ऑल्सो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अल्टर्ड। इसका मतलब आपने जो पोजीशन उसकी मेजर की थी वो अभी उस पोजीशन में नहीं बचेगा, उसकी डायरेक्शन, पोजीशन, सारा का सारी चीजें चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर डायग्राम में, जैसे उसके ऊपर इंसिडेंट फोटोन गिरा उसने खुद की डायरेक्शन चेंज कर दी। अभी ये किसके केस के लिए है, हाई डेल्टा पी वैल्यू के लिए, लो डेल्टा एक्स के लिए। लेकिन अगर हम लोग हाई डेल्टा एक्स के लिए चुनने जाते हैं तो डेल्टा पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी दोनों केसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर आएंगे, उसकी हर बार इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। अभी हम लोग थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेव फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अगर हमको समझ में आ गया तो हम आसानी से जो आगे के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देयर इज वेव एसोसिएटेड विद ईच मैटर पार्टिकल। देखिए उसने पहले ही बोल दिया कि अगर कोई भी छोटा पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो उसके साथ एक वेव रहती है। द एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। देखिए अगर कोई भी वेव है तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन या फिर एक इक्वेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड फंक्शन रहेगा किसी भी वेव का तो उसको हम लोग बोलेंगे वेव फंक्शन, जिसको डिनोट करेंगे साई से। ये जो फंक्शन है ये वेरिएबल्स रहेंगे उसमें x, y और z, तीनों का
कंबाइन फंक्शन रहेगा, x मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। ओनली दोज वैल्यूज ऑफ साई आर एक्सेप्टेबल। देखिए अभी साई की कौन सी वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? ऐसी वैल्यू विच करस्पॉन्ड्स टू डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब किसी भी साई की अगर एनर्जी फिक्स है, एनर्जी डेफिनाइट है, तो ही हम उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करेंगे। दिस वैल्यूज ऑफ ई आर कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज। इनको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज। और जो वेव फंक्शन साई रहेगा इस वैल्यू के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे आइगन फंक्शन। एक बात हमको याद रखनी है, आइगन वैल्यू की वजह से आइगन फंक्शन नहीं है, आइगन फंक्शन की वजह से आइगन वैल्यू आएगी। देखिए अभी हम लोग देखेंगे वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोग अगर स्टूडेंट है तो वेल बिहेव्ड स्टूडेंट के भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो डिसिप्लिन फॉलो करेगा, क्लास में नॉइज नहीं करेगा, टाइमिंग पे आएगा, टाइमिंग पे जाएगा। तो उसी तरीके से वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो वेव फंक्शन उन रूल्स को फॉलो करता है, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ही हम उसको बोलते हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। देखिए कैसे, साई सबसे पहली कंडीशन है, साई इज सिंगल वैल्यूड। अभी साई कैसा होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब अगर हमने x की, y की और z की वैल्यू फिक्स कर दी, तो साई की भी वैल्यू सिंगल ही होनी चाहिए, डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए अगर हम x, y और z को फिक्स कर देते हैं। सेकंड, साई इज फाइनाइट। देखिए साई को कुछ ना कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, साई खुद की लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब साई होना चाहिए फाइनाइट। थर्डली, साई इज कंटिन्यूस। साई इज कंटिन्यूस का मतलब उसमें सडन चेंजेस नहीं आने चाहिए उसकी वैल्यू में। और फोर्थ कंडीशन, द वैल्यू ऑफ साई वैनिशेस टू जीरो एट इंफिनिटी। अभी ये चीज़ें समझने के लिए हम थोड़ा सा अपनी लाइफ की तरफ मुड़ते हैं। देखिए साई इज सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी जगह पर बैठे हो और अगर कोई आपको ढूंढने के लिए आता है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आप उनको कितनी बार मिलोगे? अगर एक ही जगह पे बैठे हो तो ऑब्वियस आंसर है आप उनको सिर्फ एक ही बार मिलोगे। ये होता है सिंगल वैल्यूड का मतलब। एक बार मेजर करने की कोशिश करेंगे तो हमको उसकी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। साई इज फाइनाइट का मतलब होता है कि आपकी जो हाइट है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए। अगर वैसा नहीं होता तो हमारे दादाजी को हमको आसमान की तरफ देखना पड़ता, इतनी उनकी हाइट बढ़ जाती, और छोटे बच्चे हमको ज़मीन की तरफ देखना पड़ता। इसका मतलब साई को कुछ ना कुछ क्या होती है? लिमिटेशन, जैसे हमको लिमिटेशन है। साइज कंटिन्यूस का मतलब देखिए क्या होता है। अगर कोई ट्रेन दिल्ली से लेके मुंबई की तरफ जा रही है तो बीच वाले स्टेशन में वो दिखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो गायब हो जाएगी। वो गायब हो जाएगी मतलब उसमें आ जाएगी डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है उसमें सडन चेंजेस नहीं आने चाहिए, वो बीच में गायब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो वायर देखे होंगे, दो खंभों के बीच में लटके हुए अगर वायर देखते हो आप, तो वो कंटिन्यूस रहते हैं, उसमें कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं होता है। अगर बीच में ब्रेक होता है तो उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, वो वायर आपको उस जगह पे नहीं दिखेगा। और तीसरा है साई वैनिशेस टू जीरो एट इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारा इस दुनिया में कार्यकाल खत्म होने के बाद हमको मरना ही पड़ेगा, यानी कि साई की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, वो लास्ट में जाके उसको खत्म ही होना पड़ेगा, उसको जीरो होना पड़ेगा, जैसे हमारी वैल्यू भी मरने के बाद जीरो हो जाएगी। देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं साई का। उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो मैक्स बॉर्न ने बताने की कोशिश की थी। उसने सजेस्ट किया था कि साई रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड of the wave associated with a matter particle like electron, यानी साई रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड। However, अगर लाइट या फिर साउंड की बात करते हैं तो जो स्क्वायर रहेगा एम्पलीट्यूड का वो हमको बताएगा इंटेंसिटी, यानी कि हम अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं तो उससे हमको उसकी इंटेंसिटी पता चल सकती है। भाई इंटेंसिटी क्या होती है देखते हैं। देखिए समर में अगर आपने धूप देखी होगी तो वो थोड़ी ज़्यादा तेज लगती है और विंटर में थोड़ी सी कम इंटेंस लगती है, वही होती है उसकी इंटेंसिटी। उसकी ना फ्रीक्वेंसी बदली है, ना वेवलेंथ बदली है, ना कलर बदला है, उसकी सिर्फ इंटेंसिटी चेंज हुई है। इंटेंसिटी मतलब उसकी तेजी जो बोलते हैं हम लोग, वो बोल सकते हैं। इन सिमिलर मैनर अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव का, देखिए यहाँ पे लाइट और साउंड का अगर स्क्वायर लेते हैं एम्पलीट्यूड का तो हमको मिलती है उसकी इंटेंसिटी। लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव लेते हैं यानी कि साई स्क्वायर, तो उससे हमको मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एट दैट
पॉइंट यानी इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स साई रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एट एनी पॉइंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन वहां पर होने के चांसेस बताएगा साई का स्क्वायर या फिर साई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है सीधे सीधे उस इलेक्ट्रॉन को उस जगह पे फाइंड करने के लिए। देखिए फर्दर द वैल्यू ऑफ साई में भी रियल और इमेजिनरी। देखिए साई की वैल्यू जो है वो दो टाइप की रह सकती है, एक तो रियल रह सकती है या फिर इमेजिनरी। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो तो ऑलवेज हम लोग रियल नंबर ही लेते हैं, उसको इमेजिनरी नहीं ले सकते। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है साई मल्टीप्लाइड बाय साई स्टार, साई हो गया रियल, साई स्टार हो गया इमेजिनरी, इज टेकन एज प्रोबेबिलिटी इंस्टेड ऑफ साई स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज अ रियल पॉजिटिव नंबर। अभी ये जो साई इंटू साई स्टार है ये हमेशा हमको रियल पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर साई स्टार जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का। अभी हम लोग देखेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। अभी हम लोग देखते हैं वेव फंक्शन के टाइप्स। पहला देखेंगे नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड मतलब वो वेव फंक्शन नॉर्मल होगा, नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा। देखिए कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल वॉल्यूम। देखिए इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे हम लोग, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे छोटे से वॉल्यूम में। वो वॉल्यूम रहेगा डी टॉ। डी टॉ का मतलब होगा छोटा सा वॉल्यूम, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये होगा वॉल्यूम उसका। इसका फॉर्मूला आता है साई इंटू साई स्टार डी टॉ। अभी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है किसी पार्टिकल को पूरे स्पेस में ढूंढने की, ऑब्वियस थिंग है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन कब? उसके लिए लिमिट्स लगेगी हमको माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यानी शुरुआत से लेके अंत तक। अभी ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू ऑब्वियस है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उसका आंसर हमको 1 मिलना चाहिए। यानी हम लोग इंटीग्रेशन ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार डी टॉ। तो हम लोग यहाँ से लिए आंसर कितना आना चाहिए 1। 1 मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हम उस इलेक्ट्रॉन को या पार्टिकल को उस स्पेस में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आंसर 1 होना चाहिए क्योंकि वो पार्टिकल एक ही बार हमको मिलेगा पूरी स्पेस में। अगर ये कंडीशन कोई भी वेव फंक्शन फुलफिल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। कंडीशन क्या थी नॉर्मलाइज्ड के लिए? इंटीग्रेशन साई इंटू साई स्टार डी टॉ, लिमिट रहेगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आंसर आएगा 1, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वैल्यू है ये इक्वल टू 1 नहीं रहती है, बल्कि वो किसी कांस्टेंट वैल्यू n के बराबर हो जाती है। इसका मतलब उस पार्टिकल को उसी स्पेस में अगर हम लोग फाइंड आउट करते तो हमको n टाइम मिल सकता है। इसका मतलब हम 1 की जगह पे n लिख लेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार डी टॉ इज इक्वल टू n। अभी अगर हमको यहाँ पर 1 लिखना है तो n को हम लोग अपोजिट साइड में लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/n और बाकी एज इट इज, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस n को दोनों साइड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1/n इज इक्वल टू होता है 1/√n मल्टीप्लाइड बाय 1/√n, यानी कि 1/√n का होल स्क्वायर। तो 1/√n दोनों को दे देंगे सेपरेट, जो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/√n साई मल्टीप्लाइड बाय 1/√n साई स्टार डी टॉ इज इक्वल टू 1। अभी ये जो दो फंक्शन हमने सेपरेट किए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और जो वैल्यू आई है 1/√n की, जिसकी वजह से ये जो वैल्यू है 1 आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। आई रिपीट, अभी ये जो दो वैल्यू हमने सेपरेट की है साई के, उनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है। और जिस फैक्टर की वजह से आंसर 1 हुआ है दैट इज 1/√n, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, जो आवश्यक होता है किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए। अभी देखते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर किसी वेव फंक्शन के लिए दो सॉल्यूशन है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के, एक का आंसर है साई m, दूसरे का आंसर है साई n, तो उनको ऑर्थोगोनल तभी बोलेंगे जब दोनों में उस पार्टिकल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल दोनों जगह पे नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस है आंसर आएगा 0। मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई m इंटू साई n स्टार लिया, आंसर 0 आया।
यहाँ पर साई एम स्टार इंटू साई एन लिया, फिर भी आंसर कितना आया 0, तभी उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल का मतलब साइमल्टेनियसली दो जगह पे एक पार्टिकल नहीं रह सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब अगर दो वेव फंक्शंस है, दोनों नॉर्मलाइज्ड है और साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन। ब्रेक कर सकते हैं इस वर्ड को, ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन। दे सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी एंड ऑर्थोगोनैलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब आंसर 1 आता है और सेम वेव फंक्शन के लिए, लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब दो अलग अलग वेव फंक्शन का आंसर 0 आता है। अभी देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए पूरा का पूरा जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बेस्ड है 5 बेसिक पोस्टुलेट्स के ऊपर। उसमें नंबर 1 देखिए, फॉर एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कोई भी स्टेट किसी सिस्टम की अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिख सकते हैं। एक बात याद रखनी है, किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए। हर इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए हम अलग अलग फंक्शन लिख सकते हैं, विच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली, यानी कि उससे ज़्यादा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी स्टेट हम आसानी से उसकी समझ सकते हैं। अभी देखिए ये जो हम वेव फंक्शन लिखने वाले हैं ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए थ्रू आउट द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। इसको हम लोग वेल बिहेव्ड बोले थे, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। उसी के 3 प्रॉपर्टीज यहां पर बताई है। अभी देखिए, टू ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इसके पहले हम देख चुके हैं 2 मैकेनिक्स थे, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल का कन्वर्शन क्वांटम में हो गया, लेकिन अगर कोई चीज जो हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लासिकल मैकेनिक्स में। फॉर एग्जांपल पोजीशन हो सकता है, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजर कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। अभी देखिए जो चीज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजर करते थे उस चीज को हम क्वांटम मैकेनिक्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर रखा है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर उस चीज को मेजर करने में हमारी मदद करेगा। वो डायरेक्टली मेजर नहीं करेगा, हमको सिर्फ वो मैथमेटिकल ऑपरेटर वेव फंक्शन को अप्लाई करेंगे और हमको जो चीज चाहिए वो चीज हमको उस वेव फंक्शन से मिल सकती है। देखिए कुछ ऑपरेटर यहाँ पे दिए गए हैं, वो प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। क्लासिकल वेरिएबल यहाँ पर और क्लास उसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बाजू में दिया है। देखिए पोजीशन अगर मेजर करनी है तो हम यहाँ पे मेजर करते हैं एक्स के द्वारा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है उसका एक्स कैरेट, उसको कैरेट बोलेंगे हम लोग क्योंकि सिर पे टोपी है, तो वो वैल्यू नहीं है, इट इज ऑपरेटर। मोमेंटम अगर मेजर करना है तो हम यहाँ पर मेजर करते हैं पी एक्स, लेकिन यहाँ पर पी एक्स कैरेट का ऑपरेटर है -IH डिवाइडेड बाई 2 डेल बाय डेल एक्स, और डेल बाय डेल एक्स ऑपरेट होगा हमारे किसी फंक्शन के ऊपर जिसको हम लोग बोल सकते हैं साई। अगर हमको मोमेंटम का स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे तो डायरेक्टली मेजर कर लिया, यहाँ पे मेजर करने के लिए हमको फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा -H² डिवाइडेड बाय 4π² डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अभी ये जो वैल्यू लिखी है ये वैल्यू ऑपरेट करेंगे हम साई के ऊपर, तो हमको डायरेक्टली पी एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं, अगर E इज इक्वल टू एनर्जी होती है तो हम E इज इक्वल टू यहाँ पर लेते हैं H कैरेट, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। इसकी वैल्यू आते हैं -H² डिवाइडेड बाय 8π² m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी V। अभी ये जो वैल्यू है ये एनर्जी के लिए वैल्यू आएगी। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डायरेक्टली वैल्यू मेजर कर रहे थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ रहा है। अभी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ऑपरेटर क्या होता है। देखिए अगर हमारे घर में गेहूं का आटा पानी से भिगो के रखा है तो आप गेस नहीं कर सकते कि उससे क्या बनने वाला है, वो डिपेंड करेगा ऑपरेटर के ऊपर कि ऑपरेटर उससे पूरियां बनाएगा, रोटी बनाएगा या कुछ और चीज बनाएगा, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा उसके ऑपरेटर के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर अलग अलग रहेंगे और हमारा जो गेहूं का आटा है भिगा हुआ वो है वेव फंक्शन साई, वो कांस्टेंट रहेगा। ऑपरेटर चेंज करो हमारी मिलने वाली वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट,
इफ साई इज वेल बिहेव्ड, अगर साई वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है और ये कैरेट उसका सुटेबल ऑपरेटर है फॉर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए, तो जो ऑपरेशन है साई के ऊपर बाय ऑपरेटर ए कैरेट गिव्स साई मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। अभी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यही ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो हम मेजर करना चाहते थे। इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। देखिए कैसे, यहाँ पे हमको वेव फंक्शन साई दिख रहा है, इसके ऊपर ऑपरेट हुआ ए कैरेट, जिसके बाद हमको वैल्यू मिली ए की मल्टीप्लाइड बाय साई। अभी साई यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, सिर्फ ये ऑपरेटर था, ऑपरेटर की जब साई के ऊपर ऑपरेट हुआ हमको एक छोटी सी वैल्यू मिली ए की, और साई हमको एज इट इज मिला। अभी ये जो ए की वैल्यू है वही वैल्यू हमारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि ये एनर्जी भी हो सकती है, पोजीशन भी हो सकती है, या फिर मोमेंटम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेटर हमने लिया है। उस ऑपरेटर का काम है साई से वो पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट करना। The only possible measured values of an observable are eigenvalues obtained from eigenvalue equation। अभी देखिए जो possible measured value रहेगी ऑब्जर्वेबल की वो रहेगी आइगन वैल्यू जो हमको मिलेगी आइगन वैल्यू इक्वेशन से, जिसका फॉर्मूला हम अभी देख चुके हैं, ए कैरेट साई इज इक्वल टू ए साई। ये ए कैरेट जो है वो हर बार चेंज होगा, वो ऑपरेटर चेंज होगा, वेव फंक्शन एज इट इज रहेगा, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू रहेगी आइगन वैल्यू, अगर वही पॉसिबल वैल्यू रहेगी। इफ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आर मेड ओवर द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज गिवन बाय। देखिए अगर कोई मेजरमेंट हमको करनी है तो हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे, सिंगल टाइम तो करेंगे नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज तो हम किसी काम के नहीं, उस सबकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए बार मतलब एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर स्पेस, इस सर्कल का मतलब ओवर स्पेस होगा, साई स्टार ए कैरेट साई डी टॉ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टॉ। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको उस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू।